एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देख पाते हैं जो कि एंसेस्टर सी के बर्ताव से काफी डिस्टर्ब था और कह रहा था कि सी ब्लैक ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। साथ ही वो बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो मैं इस खतरनाक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहूँगा। लेकिन घर से बाहर निकलते ही फिर से उसके सामने इमोर्टल जू नजर आई जो किसी से मिलने आई थी। फिर वो जोर से कहती है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इतना कहते ही वो जियांग के घर में एंटर हो जाती है। यहाँ पर उसने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी ताकि इन दोनों के दरमियान का डिस्कशन कोई सुन ना पाए। और फिर उससे सवाल पूछा कि बताओ, तुम ब्लैक ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्या तुम अपनी डिवाइन आर्ट को और भी ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहते? जिस पर जियांग कह रहा था कि मैं अपने कल्टिवेशन के दम पर अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ना कि किसी शॉर्टकट लेकर। जिस पर फेरी कहती है कि काफ़ी तुम स्मार्ट हो, शायद इसी वजह से तुम्हारी तारीफ एंसेस्टर सी कर रहे थे। तो जियांग कहता है कि मेरी लाइफ की कोई ग्रेट एम्बिशन नहीं है, मैं तो बस सर्वाइव करना चाहता हूँ। जिस पर फेरी जो कह रही थी कि तुमने अभी तक मुझे रीज़न नहीं बताया कि तुम ब्लैक ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे। तो जियांग उसे कहता है मुझे एंसेस्टर ने बताया था कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, हर एक चीज़ के प्राइस तुम्हें पे करने पड़ते हैं। तो फेरी जोश से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और इसी वजह से मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। दरअसल यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने आई हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बस एक ही सवाल होगा कि तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी कहाँ से आई, तुम उसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो। अब ये सुनते साथ ही जियांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि इमोर्टल जू को ये बात कैसे पता चली कि उसके पास डिवाइन एबिलिटी है। तभी जोर से कहने लगी कि तुम्हें बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना होगा। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी के ओरिजिन के बारे में बता दूंगी। जिस पर जियांग कह रहा था कि फेरी, पता नहीं आप कौन सी एबिलिटी की बात कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। यह सुनते साथ ही फेरी जू पर काफी ज्यादा भड़क गई, जियांग पर भड़क गई और कह रही थी कि कैसे अनजान बनने की नौटंकी करके तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में आकर जियांग पर अपनी कई सारी आइस क्रिस्टल प्रिंट से हमला कर दिया। यह देखते साथ ही जियांग थोड़ा सा पैनिक हो चुका। वह कहती है कि आज से ठीक 3 महीने बाद हमारे कोंगयुआन पीक पर एक पर्सन को चुना जाएगा। तुम चारों में से बस एक का ही सिलेक्शन होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम वह पर्सन बनो। तुम्हें एंसेस्टर सी का डायरेक्ट डिसाइपल बनना पड़ेगा। और हाँ, यह भी जानती हूँ कि तुम्हें एंसेस्टर सी का असली चेहरा नजर आया ही होगा। उसने अपने बुढ़ापे को एक यंग बॉडी के नीचे छुपा के रखा है, लेकिन असल बात तो यह है कि उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट एडजस्ट होने की कगार पर है। वह मरने वाला, लेकिन वह बुढ़ा बिल्कुल मरना नहीं चाहता। इसी वजह से उसने तुम चारों को सिलेक्ट किया। तुम चारों में से किसी एक की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। अगर वह उसमें कामयाब हो गया तो उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही यह काफ़ी हैरान था कि और तुरंत ही फिर से कहने लगा कि मैंने सुना था फैमिली की 6 पावरफुल एंसेस्टर अचानक से गायब हो गए। क्या इसके पीछे भी एंसेस्टर सी का हाथ है? जिस पर मोटर जो बताने लगी कि कंसिस्टेंसी काफ़ी एविल है। उसने इस बॉडी पोजीशन के मेथड को सीखने के लिए हमारे ज्ञान के न जाने कितने ही सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया। हमारा पीक अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो एंसेस्टर के खिलाफ जाकर आवाज उठाए, क्योंकि वो हमेशा यही बताता है कि वो हमारे सेक्ट को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। बल्कि असल बात तो ये है कि वो खुद के लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहता है। उसने सिर्फ ब्लैक ड्रैगन के इनहेरिटेंस मेथड को हासिल करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उसे कंप्लीट मेथड हासिल नहीं हुई। जियांग के न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स की बॉडी को परचेज करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। जिन पर उसने इस पोजीशन मेथड का यूज किया था वह सभी लोग मारे गए, जिसके चलते मैंने फैसला लिया था कि मैं एंसेस्टर सी को खत्म करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि इस काम में तुम मेरा साथ दो, तो इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। जियांग पर यह कहता है कि मैं मामूली सा रिफाइनरी वाला कल्टीवेटर हूँ, भला मैं गोल्डन कोर वाला एक का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? अगर एंसेस्टर सी को हमारे प्लानिंग का जरा भी भनक लग गई, एक ही सेकंड में वो मुझे मार देगा। तभी फेरी जोर से कहने लगी कि
बैम्बू फॉरेस्ट में जब तुमने अपनी एबिलिटी का यूज किया था उसी वक्त मैंने तुम्हारी पावर को विटनेस किया। जिस पर जियांग उसे बताता है कि मैं खुद उसे डिवाइन एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, भले ही मैं उसका इस्तेमाल कर कैंसर का मुकाबला कर सकता हूँ। तो फिर उसे बताती है कि तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी का एक खासियत थी, वो हमेशा अपने अपहरण के सोल पर अटैक करती है। अगर ऐसे ही एबिलिटी की हमें ज़रूरत थी, अगर तुम डिसेबल बन गए तो वो तुम्हें बॉडी गिफ्ट करेगा, तुम्हें बस उसका दिल जीत कर उसका एक डिसाइपल बनना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और जैसे ये मैटर सोल्व हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के ओरिजिन के बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। तब तक तुम बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। तुम्हारे पास 3 महीनों का वक्त है और इन 3 महीनों में तुम्हें कड़ी मेहनत करके आंसर सीट का बनना पड़ेगा के काबिल बनना पड़ेगा। और इतना कहते ही मोटल जू वहां से रवाना हो गई। अब जू के कहने पर जियांग ने भी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगा कि 3 महीनों बाद मुझे बाकी के बंदों से मुकाबला करना होगा। और उतने में वहां पर एक बड़ी बंदी जियांग से मिलने पहुंच गई। वो कह रही थी कि अच्छा, तो तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। तो इस बंदे को यहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। उससे पूछता है कि आखिर आप स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में दाखिल कैसे हो भाई, यहाँ पर तो आउटसाइडर्स का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उतने में ही वो बंदे उसके पास पहुंच गई। ओके, अरे वाह, तुमने तो मुझे पहचान लिया। तो फटाफट से उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, उसे दिन मार्केट में आपसे मुलाकात हुई थी। वो तो बंदे उसे कहने लगे कि मेरा नाम तो रोहतांग, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो जियांग ने उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया और उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियांग के मन को पढ़ने लगती है। जिसके बाद उनको बताने लगे कि तुम्हारा माउंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, तुम्हारे दिल में पहले ही न जाने कितने ही सारे सवाल थे और ऐसे में तुम्हारी बॉडी में ब्लैक ड्रैगन का ब्लड भी फ्यूज किया गया और इसी वजह से तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, कल्टीवेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। एक कल्टीवेटर तभी तरक्की कर सकता है जब उसका दिल पूरी तरह से शांत हो। और फिलहाल तो तुम्हारे मन में एक बवाल मचा है। उस दिन मार्केट में मैंने इस मेथड का इस्तेमाल किया था ताकि मैं चुपचाप से इस दुनिया को ऑब्जर्व कर सकूं। इस मेथड का यूज करने के बाद तो कोई भी बंदा मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे तुरंत ही नोटिस कर लिया। तो इससे बस एक ही बात साबित हो जाती है कि किस्मत हमें मिलवाना चाहती है। आज मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा मेरी तुम पर नजर पड़ गई। अभी किस्मत का ही खेल हो सकता है। और इतना कहते साथ ही रोहतांग ने जियांग को अपनी एनर्जी की मदद से हवा में उठा लिया। यह सब देखकर जियांग तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि किसी ने मेरे साथ करना क्या चाहती हो। और इतने में रोहतांग ने उसे सीधे उसकी ऑफ कॉन्शियसनेस में पटक दिया। जियांग तो इस जगह को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। इतने में जियांग को अपने सामने अपना ही एक फॉर्म नजर आने लगा। तब तक सीनियर भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जियांग को बताती है कि इस फिल्म को फॉरेस्ट फॉर बिंग कहा जाता है। दरअसल यह एक किस्म की टेक्निक है और तुम अपने सामने जिसे देख रहे हो वही तुम्हारी फ्री इंफॉर्मेशन विल है। ये सारी बातें सुनकर ही जियांग काफी ज्यादा हैरान हो गया और वो ढंग से उनसे कहता है कि आपकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। वो जो सुनते साथ ही वह उस पर हंसने लगती है। वो कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो जो अपनी ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पहचान नहीं पा रहे। इसमें जियांग की भला क्या ही गलती होगी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पास अपना एक सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। उतने में ही उसे बता दिया कि चलो जल्दी से इस बंदे को हरा दो। जियांग थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि भला मैं अपना ही इंफॉर्मेशन के साथ फाइट कैसे कर सकता हूँ। जिस पर वो कह रही थी कि ऑफ कोर्स तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो, अगर इस मुकाबले में तुम हार गए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी ऑफ कॉन्शियसनेस की डोमेन है, तुम हो और तुम ही वो बंदा हो। जिसलिए जियांग फटाफट से मुकाबले के लिए तैयार होकर अपने कोऑर्डिनेशन के सामने पहुंच गया। और उतने में से यहाँ पर जियांग की काफी जमकर रहा था। उसने न जाने कितने ही सारे पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए जियांग की हालत खराब कर दी। इधर जियांग तो बस हैरान था कि उसका इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है क्लोन। इधर उसे सीनियर बता रही थी कि मेरी टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है। फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग मेथड के जरिए मैं तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी को बना सकती हूँ। अगर यह बंदा पावरफुल होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी उतने ही ज्यादा पावरफुल हो। बस तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, इसलिए अब तुम्हें भी अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा। साथ ही जियांग ने अपना टैलेंट रिलीज करते हुए डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपने इस जोरदार हमले के साथ ही सिम कार्ड को पीछे की तरफ पेश कर दिया था। भाई यार मैं कैसे अजीब से नाम लेने लग रहा हूँ इनके। और इसी तरह से अब
यहाँ पर एक बराबरी का मुकाबला शुरू हो गया। जियांग ने अपने इंटरनेशन पर मल्टीपल रिलीज कर दिए थे अटैक, जो तो इंफॉर्मेशन भी फटाफट से उन पर हिट करने लगे। अब जैसे उसे बंदे ने टैबलेट को डिस्ट्रॉय किया, जियांग उस पर एक फ्लैश रिलीज करते हुए सीधा उसके करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर जियांग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुसफ्फल अटैक करने लगा और यहीं पर ये सब देखकर उसके इनकार को गुस्सा आ गया। अब वो भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जियांग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता, जिसके चलते जियांग घायल होकर नीचे गिर गया। तब तक जियांग के क्लोन ने अपने कई सारे फॉर्म क्रिएट कर लिए थे। ये सब देखकर जियांग के तो होश उड़ गए। अब वो एक बार फिर से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इन सभी फॉर्म्स के साथ एक साथ मिलकर जियांग पर हमला कर दिया। जियांग ने तो बड़े जोश में आकर अपनी तलवार को घुमाते हुए फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो कह रही थी कि चलो फाइनली तुम इतना तो सीख गए किसी ऑफ कॉन्सिस्टेंस में फाइट कैसे की जानी चाहिए। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ कॉन्सिस्टेंस तुम्हारी डोमेन है। जब कोई तुम्हारी सेल्फ कॉन्सिस्टेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक वह तुम पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाएगा। इधर इंटरनेट बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए चार्ज हो चुका था, तो जियांग ने भी बड़े ही जोश में आकर उसे टक्कर दी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ उलझ चुके थे। उस इंफॉर्मेशन को बता रहा था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ पर जियांग ने अपने इंटरनेट पर डोमिनेंस साबित किया। ये देखकर वो भी थोड़ा हैरान था। जियांग उससे कह रहा था कि तू बस मेरी परछाई है, इसके अलावा तेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसकी बात सुनकर वो भी थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई। ओके चलो, फाइनली तुमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग को भी गेन कर लिया। अब तक जियांग ने अपनी इंटरनेट की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दिया था। वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे पर अटैक करने लगा। फाइनली जियांग ने अपने एक जोरदार पंच के साथ उस इंफॉर्मेशन को सीधे जमीन पर पटक दिया। वो भी इम्प्रेस हो जाती है। फाइनली जियांग ने अपनी इंफॉर्मेशन को हरा दिया था और अब इस मुकाबले के बाद जियांग के होश आ गया। वो अपनी ऑफ कॉन्सिस्टेंस से बाहर आ चुका था। वहीं पर उसने अपने पर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग की बॉडी के से एक ड्रॉप बाहर निकाल लिया। जियांग से पूछ रही थी कि क्या तुम जेड मैरो हेवनली वाटर के बारे में जानते हो, जिस पर जियांग कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, उसके बारे में कौन नहीं जानता। वो तो एक हाई ग्रेड वाला येलो रैंकिंग का स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिसे हेवन में काफ़ी पावरफुल माना जाता है। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने उसे येलो स्प्रिंग वाटर का तुम्हारी बॉडी पर इस्तेमाल किया था ताकि तुम्हारी मेरिडियन और मैरो को थोड़ा सा क्लीन किया जाए। इस प्रोसेस के बाद तुम अपनी बॉडी रिफाइनमेंट की जर्नी में काफ़ी तेज़ी से साथ प्रोग्रेस कर सकते हो। तो साथ ही थोड़ी देर पहले मैंने जो तुम्हें सोल टेक्निक सिखाई थी उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कि तुम इस मेथड से तुम्हारी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। तुम फिलहाल ब्लैक ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। भले तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इस तरह से तुम कल्टीवेशन में शॉर्टकट ले सकते हो, लेकिन ये प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा भयानक है। एक छुपा हुआ खतरा हमेशा तुम्हारे सिर पर टंगा रहेगा। फिलहाल तो मैंने तुम्हें पर जेड मैरो हेवन वाटर का इस्तेमाल किया है, जिसने ब्लैक ड्रैगन ब्लड की काफ़ी हद तक सारी प्योरिटी को हटा दिया। अब साथ ही तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जियांग वो कह रहा था कि सीनियर, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस मिट्टी में सरवाइव कर पाया तो ज़रूर से आपके इस एहसान को चुकाने की कोशिश करूंगा। तभी उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम दोनों तो किस्मत से बंधे हुए हैं, तो जल्दी हमारी मुलाकात होगी। और वहाँ से जाते हुए कहने लगे, कल्टीवेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। अभी से ही प्रैक्टिस पर कट होकर हमें एक टाउन को नज़र दिखाया जाता है। ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक टाउन को दिखाया जाता है। ये वही इलाका जहाँ पर ल्यूजिन का घर था। आज टाउन में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। ऑलमोस्ट हर एक बंदा लियो फैमिली के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि लियो फैमिली ने हाल ही में रिक्रूटमेंट शुरू की थी। इतने में उन लोगों ने देखा कि आसमान में कुछ बदलाव होकर वहाँ के एक पोर्टल ओपन हो चुका है। दरअसल वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन का वेंड अपने कुछ बंदों के साथ पहुँच चुका था। वेंडिंग ने तो वहाँ उन्हें ब्लेजिंग देने के बजाय सीधे उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते पूरे टाउन में तबाही मच गई। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमोर्टल उन्हें मारना क्यों चाहते। दरअसल वेंडिंग यहाँ पर लोग फैमिली को पूरी तरह से तबाह करने आया था। उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक मासूम मॉर्टल को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया। दरअसल वेंडिंग को ये
बात पता चल चुकी थी कि उसके ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर एक हिडन अटैक किया था। भले इस बात को एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन वेंडिंग को जैसे ये पता चला कि वो तुरंत इसका बदला लेने पहुंच गया। वो कह रहा था कि उसी ने मेरे लोगों पर हमला किया था, तो आज मैं उसके लिए प्लान की गई सब पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा। इधर ल्यूजिन के फादर को भी खबर मिली कि उसके टाउन पर अटैक हो चुका है। अब ये सुनते साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया और उसने अपने बंदों को कह रहा था कि हमें जल्दी से आयरलैंड प्रोटेक्टिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। सभी लोग ल्यू फैमिली के प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर ल्यू फैमिली के लीडर अपने सभी से साथियों से कहने लगा कि फॉर्मेशन को सेटअप करने में आप सभी लोग अपने एनर्जी को चैनल करो। अब इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही एल्डर अपने एंसेस्टर को भी सम्मान करना चाहते थे, लेकिन तभी वह उससे कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर सी भी यहीं पर आने वाले नहीं हैं। अब वेंडिंग ने बड़ी तेजी के साथ उसे शील्ड पर अटैक कर दिया। अब ये देखकर ही एल्डर उससे पूछते हैं कि सीनियर, आप हमारे साथ ऐसे क्यों करें? हमने तो आपके क्लान को कभी ऑफेंड नहीं किया। इसी दरमियान वेंडिंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे फॉर्मेशन के पूरी तरह से शटर कर दिया। एल्डर पर हमला करते हुए उससे कहने लगा कि जाओ जाकर अपने सिस्टर सी से पूछो उसने मेरे क्लान के साथ क्या किया। यहाँ पर वेंडिंग ने इस हमले की वजह सभी लोगों काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, तो अब अपने क्लैन को बचाने के लिए एल्डर ने अपना लाइफ स्पैन बर्न करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्हें सिल्वर स्पिरिट ब्लड को समन कर लिया, जो देखकर वेंडिंग कहता है कि तुम्हारा वेपन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम फाइनल वाले मामूली से कल्टीवेटर हो तो इसकी पोटेंशियल का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन वो फैमिली कहने जाने कितने सारे लोग मारे जा चुके थे, तो जो देख ली और कहने लगी कि तुम्हारे साथ धोखा किया गया और इस धोखेबाजी का बदला हमारे एंसेस्टर जरूर लेंगे। अब एंसेस्टर सी का नाम सुनते वेंडिंग ने सीधे अपने ड्रैगन को उस पर रिलीज कर दिया। इस आखिरी पल में एल्डर अपनी बेटी से कहने लगे कि बस अपना ख्याल रखना, और इसके साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।